सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग आईपीसी का नेक्स्ट टॉपिक विधि विरुद्ध जमाव का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में मैंने विधि विरुद्ध जमाव को डिफाइन किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि विधि विरुद्ध जमाव, कब एक जमाव विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा, कौन व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा, क्या मात्र विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता ही किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए पर्याप्त है। मैंने आप लोगों को फिर आगे ये भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति घातक आयुधों के साथ विधि विरुद्ध जमाव में सदस्यता लेता है तो उसकी लायबिलिटी कहाँ जाती है। यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश दे दिया जाता है तो उसकी लायबिलिटी कहाँ जाती है। तो ये सारी चीजें हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट और एफ्रे, यानी बलवा और दंगा। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि बलवा किसे कहते हैं, दंगा किसे कहते हैं, बलवे के आवश्यक तत्व क्या हैं, दंगे के आवश्यक तत्व क्या हैं, और दोनों अपराधों में यानी बलवा और दंगा दोनों में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 141 से सेक्शन 160 में दिए हुए हैं। ये सभी अपराध जो हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध हैं। तो इनके जो दो मूल अपराध हैं इनमें से वो कौन कौन से, बलवा और दंगा। और ये दोनों अपराध जो हैं लोक शांति को भंग करने के संबंध में, यानी पब्लिक पीस को वायलेट करने के संबंध में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बलवे की। बलवा जो है आईपीसी की धारा 146 में डिफाइंड है। और बलवे का डेफिनेशन क्या है 146 में? डेफिनेशन यही कहता है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा तो उनमें से प्रत्येक सदस्य बलवे का दोषी माना जाएगा। तो बलवे के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? अगर बलवे के आवश्यक तत्व की बात करें तो बलवे के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए, यानी सबसे पहले किसी विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना चाहिए। और विधि विरुद्ध जमाव सेक्शन 141 में बताया हुआ है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका एक सामान्य उद्देश्य हो, और वो सामान्य उद्देश्य अनलॉफुल हो, जो कि 5 कैटेगरीज बताई हुई 141 में, उनके तहत आती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि वहां पर विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, वही कि कम से कम 5 लोग होनी चाहिए, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव की एसेंशियल कंडीशन क्या है कि कम से कम 5 लोगों का जमाव हो और उनका सामान्य उद्देश्य हो। तो वही चीज आ जाती है, कम से कम 5 लोग होने चाहिए बलवे के अपराध के लिए, कम से कम 5 लोगों की सदस्यता निभा रहे और उन सभी का सामान्य उद्देश्य हो। अब प्रश्न ये बनता है कि विधि विरुद्ध जमाव कब बलवा माना जाएगा। तो यहां पर बस इतना है कि जब ऐसे जमाव द्वारा या उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दो शब्द हैं यहां पर, बल और हिंसा, और दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। बल जो शब्द है ये मानव के संबंध में प्रयोग में किया जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य अगर प्रॉपर्टी में आग लगा दी या किसी जानवर को काट दिया तो वो बल नहीं माना जाएगा, वो हिंसा मानी जाएगी। यानी जो बल शब्द है, जो फोर्स वर्ड है, ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के संबंध में, लेकिन जो हिंसा शब्द है वो हम बात कर रहे हैं संपत्ति के संबंध में। और जो पशुधन है वो भी संपत्ति मानी जाती है, यानी जो जीव जंतु है वो भी तो संपत्ति है। कहने का तात्पर्य है कि यदि वहां पर कोई जानवर है और उसको जो है उसका अंग विक्षेप कर दिया जाता है, तो जानवर का अंग विक्षेप कर दिया जाए, जानवर का अंग अलग कर दिया जाए, तो वो घोरोपति और साधारणोपति थोड़ी माना जाएगा। अगर मानव का अंग अलग कर देंगे तो वो साधारणोपति या घोरोपति में चला जाएगा, लेकिन जानवर का अंग अलग कर दिया तो वो क्या माना जाएगा, वो रिष्टि मानी जाएगी। यानी संपत्ति को क्षति पहुंचाना मिसचीफ है, रिष्टि है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बल शब्द है ये मानव के संबंध में यूज हो रहा है, और जो वहां पर बात हिंसा की आ रही है तो हिंसा शब्द जो है ये प्रॉपर्टी के संबंध में यूज हो रहा है। प्रॉपर्टी के अंतर्गत केवल मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी ही नहीं आती है, उसके अंतर्गत जो है जीव जंतु भी सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा तो उस जमाव के सभी सदस्य बलवा के लिए लायबल माने जाएंगे। यानी वहां पर जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर सभी सदस्य जो है बल और हिंसा का प्रयोग करें। अगर उन जमाव का कोई सदस्य, एक सदस्य भी बल या हिंसा का प्रयोग करेगा तो पूरा की पूरा जमाव किसमें तब्दील हो जाएगा, बलवे में तब्दील हो जाएगा। उनका पूरे की पूरे जमाव को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम बलवे की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है जो कि 146 में बताई। फिर इसमें जो है सेक्शन 147 में बलवे का पनिशमेंट दिया हुआ है, जिसमें कि 2 साल तक के कारावास या जुर्माने की बात की गई है कि जो कोई बलवा करेगा उसको 2 साल तक का कारावास और जुर्माना जो है उसको दिया जाए। उसके बाद 148 में जो है ये बताया गया कि अगर कोई घातक आयुध के साथ बलवे में सम्मिलित होता है, यानी हथियारों के साथ बलवे में सम्मिलित होगा, तो उसकी लायबिलिटी जो है 148 में बता दी गई। तो ये तीनों धाराएं हमें साथ में पढ़नी है, जिसमें बलवे को डिफाइन किया हुआ है 146 में,
147 में बलवे के लिए, राइट के लिए पनिशमेंट दिया हुआ है, और 148 में बताया हुआ है कि अगर कोई डेंजरस या हजार्डस वीपन्स के साथ इंक्लूड होगा तो वो जो है वहां पर उसके लिए लायबिलिटी 148 में बताई गई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ्रे से, दंगे से, और दंगे का जो डेफिनेशन है ये बताया हुआ है सेक्शन 159 में, जिसका पनिशमेंट 160 में बताया हुआ। दंगा क्या होता है? तो सबसे पहली बात है, जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में, लोक स्थान में आपस में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वे दंगा करते हैं, ये कहा जाता है। यानी दंगा जो शब्द है ये जो है कहीं ना कहीं शांति भंग से संबंधित है, और इसीलिए दंगे के अपराध को शांति भंग भी बोला जाता है या हंगामा भी बोला जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है दंगे के अपराध को। और डेफिनेशन क्या कह रही है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति, यानी पहला अंतर यहीं पर आ गया कि बलवे के लिए तो कम से कम 5 लोग होने चाहिए और दंगे के लिए कम से कम 2 लोग, यानी 2 लोग ही मिलकर दंगा कर सकते हैं, जबकि बलवे के लिए 5 लोग कम से कम चाहिए, 2 लोग मिलकर बलवा नहीं कर सकते। क्या कह रहा है आगे? जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में, दूसरा उसका असेंशियल एलिमेंट क्या हो गया? पब्लिक प्लेस, यानी जो दंगे का अपराध है ये केवल पब्लिक प्लेस में हो सकता है, किसी प्राइवेट प्लेस में नहीं होगा। अगर प्राइवेट प्लेस में देखा जाए तो 2 लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो वो दंगा नहीं माना जाएगा, पब्लिक प्लेस में अगर लड़ेंगे तो दंगा माना जाएगा। तो दंगे के लिए क्या है? पब्लिक प्लेस होना चाहिए, लेकिन बलवा जो है वो पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्लेस दोनों में से कहीं भी संभव है। तीसरा क्या है? कह रहा है जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तीसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया? लड़ना। अब लड़ना जो शब्द है इसका भी इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। लड़ने का मतलब वास्तविक रूप से लड़ना है। केवल अगर 2 लोग पब्लिक प्लेस में, कन्नॉट पैलेस में अगर 2 लोग 3 लोग जमा हो गए और आपस में एक दूसरे को जो है अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपस में अपशब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का आदान प्रदान करना लड़ाई की श्रेणी में नहीं आएगा। वहां पर हो सकता है कि ये दोनों लोग जो है आपराधिक अभित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए लायबल हो जाएं, असॉल्ट के लिए लायबल हो जाएं, लेकिन जो बलवा है, जो एफ्रे है, वो अपराध घटित नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से लड़ाई का मतलब क्या है? प्रहारों का आदान प्रदान। यानी ए और बी अगर 2 लोग जो है पब्लिक प्लेस में इकट्ठा हुए हैं तो उनके बीच में वास्तविक रूप से लड़ाई हो, और वास्तविक रूप से लड़ाई का मतलब वास्तविक रूप से प्रहारों का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर ए बी को पीट रहा है, ए बी को मार रहा है और बी केवल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसका प्रतिकार नहीं कर रहा है, तो वो भी लड़ाई नहीं मानी जाएगी और ऐसा कंपोनेंट भी दंगे की श्रेणी में नहीं आएगा। दंगा तभी माना जाएगा कि जब ए और बी के बीच में वास्तविक रूप से मारपीट हो, और ऐसी मारपीट पब्लिक प्लेस में हो और वहां पर उस वजह से जो लोक शांति है उसमें विघ्न पड़ा हो। ये 4 एलिमेंट पूरा होने जरूरी हैं, यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, वहां पर वास्तविक रूप से आपस में मारपीट लड़ाई होनी चाहिए, और उस वजह से जो लोक शांति उसमें खलल पड़नी चाहिए, तभी जो है वहां पर ऐसा जो लड़ाई है, ऐसा जो जमाव है वो दंगे का रूप ले ले। अगर ए और बी के बीच में केवल जो बात है अपशब्दों तक ही सीमित है, या ए बी पर प्रहार कर रहा है, बी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, या बी भागने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर ये चीजें दंगे की श्रेणी में नहीं आई। तो ये डेफिनेशन 159 में दंगे की दी हुई है। अब हम बलवा और दंगा दोनों में अंतर कर सकते हैं, और अंतर बड़ा आसान है। भाई अंतर सबसे पहले इसी तरीके से होगा कि भैया बलवे का जो डेफिनेशन है ये 146 में बताया हुआ है, दंगे का जो डेफिनेशन है वो 159 में बताया हुआ है, जो बलवे का पनिशमेंट है ये 147 में बताया हुआ है, और एफ्रे के लिए जो पनिशमेंट है वो 160 में बताया हुआ है। बलवे के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठन जरूरी है, अनलॉफुल असेंबली जरूरी है, राइट। जो एफ्रे है उसके लिए अनलॉफुल असेंबली का गठन जरूरी नहीं है। जो बलवा होगा उसमें कम से कम 5 लोगों की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि जो दंगा होगा उसमें केवल 2 सदस्य ही पर्याप्त माने जाएंगे। जो बलवे का अपराध है वो गंभीर प्रकृति का अपराध है, दंगे का अपराध जो है वो साधारण प्रकृति का अपराध है। बलवे का जो अपराध है वो पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस दोनों में से कहीं भी हो सकता है। जो दंगे का अपराध है वो केवल और केवल पब्लिक प्लेस में ही संभव है। जो बलवे का अपराध है उसमें केवल विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता ही पर्याप्त है, वास्तविक रूप से जो है मारपीट होना जरूरी नहीं है। लेकिन दंगे के अपराध के लिए वास्तविक रूप से मारपीट जरूरी है। बलवे के अपराध का जो पनिशमेंट दे रखा है वो 147 में दे रखा है, दंगे के अपराध का पनिशमेंट दे रखा है वो 160 में दे रखा है। तो कितने सारे डिफरेंसेज हमने क्रिएट कर लिए इसमें। इसी तरीके से जब पनिशमेंट की बात आएगी तो पनिशमेंट जो बलवे के लिए 2 साल तक का पनिशमेंट है, अगर हम दंगे का पनिशमेंट देखें तो केवल 1 माह तक का कारावास है, सादा कारावास, और या 100 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। तो वहां पर उतना एग्रेसिव ऑफेंस की कैटेगरी में जो बलवा दंगा है वो नहीं आता है। दूसरी तरफ जब हम बलवे को देखते हैं तो उसके लिए लायबिलिटी ज्यादा बनती है। तो इस तरीके से हमने दोनों अपराधों को अलग अलग पढ़ा, दोनों अपराधों के आवश्यक तत्व पढ़े। क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ हैंड राइटिंग। तो ये जो है आप लोगों को टॉपिक तैयार करना है, आगे जुडिशरी और एपीओ में और ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सेकंड यूनिट में हम लोगों को यही दोनों टॉपिक तैयार करने हैं, एक तो हमें अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तैयार करना है, जहां पर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, और दूसरे नंबर पर हम लोगों को राइट और एफए तैयार करना है, जिसमें कि दोनों की डेफिनेशन, दोनों के एलिमेंट्स और दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है ये हमें तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्री ले लूंगा थर्ड यूनिट में, क्योंकि इसका जो थर्ड यूनिट है आईपीसी का वो है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 16, जो कि सेक्शन 299 से 377 तक के बीच में गया हुआ है, और एक बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कई सारे क्वेश्चन यूनिट थर्ड से निकलते हैं। तो हम लोग वन बाय वन वो पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट है, रेप, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेज है, किडनैपिंग, एब्डक्शन है। तो ये सभी ऑफेंसेज जो है चैप्टर 16 में आएंगे, जो कि यूनिट थर्ड के सब्जेक्ट है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर से मैं जो है यूनिट थर्ड में एंट्री ले लूंगा और वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।